अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रू स्टेशन। एक और वीडियो में खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे और लर्न कर रहे होंगे। मेरी एफर्ट्स ही आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर है। हम अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इजी अंदाज में सीख रहे हैं, बिगनर से एक्सपर्ट लेवल पर। और हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है। उसमें हम हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लेजिस्लेशन हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारा क्या रोल है, हम कहाँ फिट इन होते हैं। तो आज जो पार्ट 2 है इसका, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी की लेजिस्लेशन या स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, एप्रिशिएटेड हैं और प्रैक्टिस की जाती हैं, वो क्या है, वो कौन कौन से हैं, वो देखेंगे। वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को ग्लोबली, वो देखेंगे। और रीजनल लेवल पर किसका क्या रोल होता है, वो देखेंगे। तो इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आपकी कोई सजेशन हैं, फीडबैक्स हैं, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। चलते हैं जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। प्रेजेंटेशन में खुश आमदेद सबको। हमारी सीरीज HSC ABC to XYZ का ये नेक्स्ट मॉड्यूल 3 चल रहा है, जिसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से जो कवानीन होते हैं, जिनको लॉज नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आज इसका पार्ट 2 है। इसके अंदर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो की हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनकी कुछ आगाही लेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जी, इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। हमारी आज का टॉपिक के अंदर बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लेजिस्लेशन या स्टैंडर्ड्स हैं, ये क्रूशल रोल प्ले कर रही होती है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। अकाउंटेबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर रही होती है। इसके साथ साथ ये हमें स्टैब्लिश स्टैंडर्ड या फ्रेमवर्क्स दे रही होती हैं, जो हम कन्वीनियंटली अडॉप्ट करके अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ ये हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करती हैं, हेल्प करती हैं, मेक श्योर करती हैं, इन्फोर्स करती हैं, ताकि हर कोई जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को अडॉप्ट करे। उसके साथ साथ ये हमारे बिजनेस की जो सस्टेनेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी हेल्प करती हैं और हमारा जो बिजनेस है उसको रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बनाती है। तो इस हवाले से जो हमारे की लेजिस्लेशन हैं, उनको आज अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि वो क्या है। आज के टॉपिक्स देखते हैं जो कवर करेंगे। की लेजिस्लेशंस क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी की, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, प्रैक्टिस है। रीजनल HSC लेजिस्लेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस को देखेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। जी, सबसे पहले बात करते हैं हमारी HSC की जो की लेजिस्लेशंस है, जो इंटरनेशनल ग्लोबली अडॉप्टेड है, अप्रिशिएट की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। उनमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, उसके कन्वेंशन और रिकमेंडेशन होते हैं। देन IL ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट OSHA, जो 1970, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत रोल है। ISO के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, लाइक 45001 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देता है आपको। देन ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द केमिकल्स, GHS, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये केमिकल्स के हवाले से। देन ये यूरोपियन यूनियन का लॉ है, जिसको यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क डायरेक्टिव कहते हैं, तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ILO कन्वेंशन है जी, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ILO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हो रही थी तो उसको डेवलप किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो आपकी इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस है, उसको मेक श्योर किया जाए वर्कर्स और लेबर्स के लिए। इसकी जो मैंडेट थे उसके अंदर वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड बनाना, उनके राइट्स के लिए, और फिर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो उसकी एफर्ट करना ग्लोबल लेवल पर। दुनिया भर के कंट्रीज, अराउंड 187 कंट्रीज जिसके मेंबर है, और ये इसका बहुत बड़ा रोल है हेल्थ एंड सेफ्टी की जो आज प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, उसके अंदर। अब ILO जो है बेसिकली आपको जो ट्रीटीज देता है, स्टैंडर्ड्स देता है, गाइडलाइंस देता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होते हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफाइड होते हैं, बड़े कम्प्रीहेंसिव होते हैं, और ग्लोबली जो है उनको अडॉप्ट करके प्रैक्टिस किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। इसके जो एक्सपर्ट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, इस वजह से इनकी इफेक्टिवनेस भी अच्छी होती है। अब ये आपको जो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस देता है रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, वो बेसिकली कन्वेंशन और रिकमेंडेशन की शक्ल में होते हैं। कन्वेंशन क्या होता है? बड़ा कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड होता है, स्पेसिफिक टू सम, जो आपकी इंडस्ट्री है या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर, जिसके अंदर पूरा आपका स्टैंडर्ड होता है कि आपने उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब जो कंट्रीज होती हैं, मेंबर कंट्रीज, वो उनको अपने जो उनके जो लोकल लॉज हैं उसके अंदर इनको रेटिफाई कर लेती हैं। वंस वो रेटिफाई कर लेती हैं तो फिर उस कंट्री के अंदर या उस रीजन के अंदर जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, उनकी ये लीगल ऑब्लिगेशंस बन जाते हैं कि वो इनको फॉलो करें। रिकमेंडेशन क्या है कि रिकमेंडेशन बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करते हैं कन्वेंशंस को, जो स्टैंडर्ड्स आपके आते हैं कन्वेंशन ILO की तरफ से, उनकी गाइडलाइंस होती हैं कि उनको आपने इफेक्टिवली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड किया था
कि जो आपकी लेजिस्लेशन होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेशंस के थ्रू होती है, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है, जो कि कम्प्लीमेंट करती है हमारे नेशनल लॉ। इसी तरह जो आपके कन्वेंशन होते हैं उनको कम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि उनकी इजी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस, ताकि उनको इजी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो रिकमेंडेशन बेसिकली कम्प्लीमेंट करती हैं कन्वेंशन को। अब जो आईएलओ का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो है जी आईएलओ ट्राई पार्टाइट प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके अंदर बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट्स होती है वो एक पार्टी होती है, देन सेकंड पार्टी आपका बिजनेस एम्प्लॉयर्स होते हैं, और थर्ड पार्टी जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। अब इसके अंदर इस प्रिंसिपल की बुनियाद बनाते हुए तीनों पार्टीज के अंदर ऐसे एग्रीमेंट या ऐसी आपकी कह लें कि वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जो कि सबके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। आईएलओ स्टैंडर्ड्स के की अकाउंट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये उनकी स्कोप और प्रोविजंस क्या होती है। नंबर वन, ये लेबर राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आ जाता है, जिसके अंदर आपके जो वर्कर्स होते हैं उनको आज़ादी होती है फुल, कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड यूनियन वगैरह बना सकते हैं या उनको ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेन, वर्कर्स अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक एंड चूज नहीं कि कोई आप पे लाके लागू कर दे, ताकि वो आपके जो राइट्स वगैरह हैं या आपके जो इश्यूज हैं उनको बार्गेन कर सकें, बात कर सकें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कर के ऊपर फोकस करते हैं। वर्किंग कंडीशन जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से या अदर वर्क आवर्स हो सकते हैं, रेस्ट पीरियड हो सकते हैं, या अदर फैसिलिटीज, वेलफेयर फैसिलिटीज हैं, उन पे फोकस करते हैं। सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी आ जाती है। देन जी आपको कंपनसेशन वगैरह, अगर आपका कोई नुकसान होता है, देन आपकी रिहेबिलिटेशन या आपकी जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह चाहिए, तो इस हवाले से ये फोकस करते हैं। देन जी चाइल्ड लेबर के हवाले से बड़े सख्त कवानीन है इनके, कन्वेंशन है जो कि बहुत से मुल्कों में उनको अपनी लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर जी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। फोर्स लेबर, स्पेशली द प्रिजनर वन, जो आपके कैदी होते हैं, उनके राइट्स के हवाले से भी इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो फोकस करते हैं। आईएलओ के जो कन्वेंशन है इनको जो ग्लोबली अडॉप्ट किया गया, प्रैक्टिस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, वाइडली एक्सेप्टेड है। 186 के अराउंड कम्प्रीहेंसिव जो उनके अब तक कन्वेंशन है वो ये डेवलप कर चुके हैं, जो कि यूज हो रहे हैं। 8,000 से ज्यादा जो है इनके कन्वेंशन जो है वो रेटिफाइड हो चुके हैं, लीगल सिस्टम्स का हिस्सा बन चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें यूके, ब्राजील, फ्रांस, इंडिया, दुनिया भर के कंट्रीज हैं। अब जो इनके बहुत फेमस वन है उनमें चंद एक का नाम लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन सी 155 बहुत फेमस है। एस्बेस्टोस के हवाले से बहुत फेमस कन्वेंशन है सी 162। इसका फोर्स लेबर कन्वेंशन, मेडिकल केयर, सिकनेस, सोशल सिक्योरिटी, तो ये सारे कन्वेंशन जो हैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं अब उनके लीगल जो फ्रेमवर्क है उसका हिस्सा है, और वहाँ पर जो भी बिजनेस काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये अब लीगल ऑब्लिगेशन है, लॉ के तौर पे काम करते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट 1970, यूएस फेडरल लॉ ऑफ यूएस, जिसको ओशेक भी कहते हैं, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में एज ए रेफरेंस यूज होता है। वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट और इफेक्टिव लॉ या लेजिस्लेशन कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का फर्स्ट जो लॉ था वो यही था। रेगुलेट करता है वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को इन यूएस। इसके अंदर आपके जो वर्कर प्लेस की जो एचएससी के स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट होते हैं, हो सकती हैं, उनको नॉमिनेट करता है, मेंशन करता है, क्राइटेरिया सेट करता है स्टैंडर्ड के हवाले से। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के हवाले से एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट करता है उसके हवाले से, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करता है, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाती हैं कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी को मॉनिटर कैसे करना है, उसके क्या क्राइटेरिया देता है। देन जी आपको बताता है कि आपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें कवर करनी है, उसके प्रोसीजर्स। देन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कैसे करनी है आपने, अगर क्या आपके मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में खुद ही पार्टिसिपेट करता है, और एक्सटर्नली आपने बिजनेस ने कैसे कोलैबोरेट करना है। देन अकाउंटेबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सख्त है इनके, पेनल्टीज, फाइन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ये सेट करता है और यूएस के अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए। की अकाउंट्स देखते हैं आवश्यक के स्कोप और प्रोविजन। जनरल ड्यूटी एम्प्लॉयर की क्या होती है वो सेट करता है, उसके क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से आपने फॉलो करने हैं, मेक श्योर करता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हैजर्ड्स के लिए। देन रिकॉर्ड कीपिंग के क्या मैकेनिज्म होंगे, किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, कब तक करना है, टाइम्स पे, ये चीज़ें के ऊपर क्राइटेरिया देता है। मॉनिटरिंग के क्राइटेरिया देता है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मेक श्योर करवाता है। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, कॉम्पिटेंसीज इंश्योर करने के लिए, ताकि आपके जो वर्कर्स हैं वो कैपेबल हों, जो जॉब्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो उनके लिए। स्कोप इसका जनाब एम्प्लॉयर्स कवर करता है, एम्प्लॉयज और आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट, उन सबको ये कवर करता है। अब वो शब्द की जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस या अडॉप्शन है उस पर बात करते हैं, जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और कहा जाता है ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है रिलेटेड टू एचएससी। इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया में एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है। आप इसको अडॉप्ट नहीं भी किया गया तो उसके साथ साथ ये ग्लोबल जो ट्रेड है आपकी, उस ट्रेड है इंटरनेशनल, उस पर बहुत इन्फ्लुएंस है, स्पेशली
जो यूएस का अपना रोल है इंटरनेशनल लेवल पे एज ए सुपर पावर, तो उस हवाले से फिर इसकी जो इफेक्टिवनेस है या इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में एज ए बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ होता है बेंचमार्किंग के लिए, डिफरेंट रीजन्स की जो कवानीन है इवन, या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यूज़ कर रही होती हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और डिफरेंट कंट्रीज़ उनके जो कवानीन हैं, तो वो इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इस कानून को एज ए रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो है अडॉप्शन लेवल है या इसका इन्फ्लुएंस लेवल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट है। आपको डिफरेंट डोमेन में स्टैंडर्ड्स देती है कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, टेस्टेड हैं, ट्रस्टेड है। Develops and publishes international standards related to HSE quality, environment and other domains. Like ISO 9001 quality management system में पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है। ISO 14001 environmental management system है, 45001 occupational health and safety का management system है, 22000 फूड सेफ्टी से मुतल्लिक है। इस तरह और भी बहुत से स्टैंडर्ड हैं। इनकी जो डेवलपमेंट है कंसेंसस बेस्ड होती है। पूरी दुनिया में इनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ से उनकी फीडबैक इनपुट्स आती हैं जो डेवलप करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पूरी ग्लोब में कंसिस्टेंसी मिल जाती है, कंसिस्टेंट अप्रोच मिल जाती है। आईएसओ के कुछ की अकाउंट स्कोप्स एंड प्रोविजंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके स्टैंडर्ड्स ग्लोबल रेलिवेंस दे देते हैं। ये क्योंकि एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको डेवलप कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में जो है एप्लीकेबल होते हैं। आमतौर पर कंसिस्टेंट अप्रोच दे देते हैं, कंसेंसस बेस्ड होते हैं। इंजन ये सर्टिफिकेशन और कन्फॉर्मिटी का प्रिंसिपल जो है वो ये अपनी सर्टिफिकेशन देते हैं। आप इनके स्टैंडर्ड्स को एज ए गाइडलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सर्टिफिकेशन नहीं लेते, लेकिन आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स या कस्टमर जो होते हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने आईएसओ के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स की सर्टिफिकेशन लेनी है। तो इनका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो नॉन कन्फॉर्मेंस को चेक करने का या कंप्लायंस चेक करने का मैकेनिज्म होता है, इंटरनेशनल ऑडिटर होते हैं इनके। तो फिर आपको इनकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो आपकी सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकती है, जिससे आपके बिजनेस को क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तमाम इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, किसी किस्म के भी हैं, उनके स्टैंडर्ड वहाँ एप्लीकेबल होते हैं। देन जी इंटीग्रेटेबल होते हैं आपस में। इनके आप डिफरेंट जो सेगमेंट्स आपके प्रोसेस हैं उनके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को जब आप अडॉप्ट करते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाते हैं आपस में, आपके प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज करते हैं, और आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी रिड्यूस करते हैं। अब आईएसओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी जो एक्सेप्टेंस या अडॉप्टेबिलिटी है वो ग्लोबल लेवल पे है। बहुत से कंट्रीज ने तो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको नेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेट किया हुआ है अपने लीगल सिस्टम में, तो वहाँ के वो नेशनल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। यूरोप यूनियन कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पर आईएसओ फॉर एग्जांपल 45001 जो है उनका नेशनल स्टैंडर्ड है। इस तरह एशिया में जापान, चाइना, इंडिया और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को क्या किया हुआ है, लीगल किया हुआ है, मैंडेटरी किया हुआ है। अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका, इस तरह और भी बहुत से कंट्रीज हैं। इसी तरह जो आपके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उनकी तरफ से जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की। तो जो आपके बिजनेस होता है उनको ये सर्टिफिकेशन से इनको अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि वो अच्छा बिजनेस जो है वो ले सके। नेक्स्ट, जीएचएस, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द केमिकल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। यूनाइटेड नेशंस ने 92 में इसको डेवलप किया था, 2002 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अब तो ये एक आप डिफैक्टो लॉ बन चुका है पूरे ग्लोब में। मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस है उनकी मैंडेटरी कंडीशन होती है कि आप इसको फॉलो करें। इसके ये बेसिक मकसद क्या था, जो आपके हैज़ार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो हैज़र्ड्स होते हैं उसको इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि जो आपके टेक्निकल से लेके जो लेमैन आदमी है वो भी केमिकल को देख के, लेबल देख के अंडरस्टैंड कर सके कि इसके क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं। सेकंड, इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है स्पेशली द बल्क लेवल पर केमिकल हैज़ार्डस सब्सटेंसेस की, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग होती है उसको सेफ बनाने के लिए इसका जो है ना डेवलप किया गया था। अब ये जो बेसिकली क्या करता है, आपको लेबलिंग देता है जिसके थ्रू आप अपने जो केमिकल जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उनको तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फिजिकल हैजर्ड्स की बुनियाद पर जो एक्सप्लोसिव्स हो सकते हैं, फ्लेमेबल हो सकते हैं, टॉक्सिक वगैरह। देन हेल्थ हैजर्ड्स के हवाले से जो आपको बीमारी वगैरह कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इफेक्ट्स दे सकते हैं, कैंसर वगैरह दे सकते हैं। देन जी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, तो इस हवाले से यहाँ पे जो केमिकल्स हैं उनको क्लासीफाई करके देता है ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और हैजर्ड से बच सकें। अब की अकाउंट स्कोप्स एंड प्रोविजन देखते हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, नेक्स्ट मॉड्यूल्स में इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। यहाँ पर इसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो इसके स्कोप्स और प्रोविजन में आ जाता है, क्लासीफाई करता है आपके जो हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उसमें फिजिकल, हेल्थ और इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की फॉर्म में। देन लेबलिंग क्राइटेरिया देता है आपको कि आपने कैसे लेबल करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके देखने वाले की। जैसे पिक्टोग्राम, हैजर्ड स्टेटमेंट, प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाती है।
देन सेफ्टी डेटा शीट्स की क्राइटेरिया देता है आपको कि उसमें आपने कौन सा कंटेंट्स है वो बताने हैं सबको। सिग्नल वर्ड यूज करता है डेंजर एंड वार्निंग की शक्ल में। डेंजर का मतलब जो कि आपके बहुत ज्यादा सीवियर हैजर्ड्स होते हैं, हैजर्डस होते हैं सब्सटेंसेस, और जो लेस हैजर्डस होते हैं उनके लिए वार्निंग का वर्ड यूज करता है। अब इसके जो स्कोप में आते हैं वो मैन्युफैक्चरर भी आ जाता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी आ जाते हैं, और जो आपका एंड यूजर होता है जिसको यूज कर रहा होता है वो आपका छोटा बिजनेस भी हो सकता है या आपका डोमेस्टिक यूजर हो सकता है। वो सारे इनके स्कोप में आते हैं, उन सबके लिए इसकी जो गाइडलाइंस होती है वो एप्लीकेबल होती है। अब इसकी ग्लोबल अडॉप्शन की बात करते हैं जी, पूरी दुनिया के अंदर इसको फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है बहुत स्ट्रिक्टली। यूनाइटेड नेशंस ने डेवलप किया था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन शामिल थी, कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, डिफरेंट। उसके बाद ये पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा, इनके अंदर इसको लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है। इंडस्ट्री की स्पोर्ट एसोसिएशन जो है आपकी वर्ल्ड वाइड बिजनेस, स्पेशली रिलेटेड टू द हैजार्डस सब्सटेंसेस, उन्होंने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। 70 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो उसको अपने लीगल सिस्टम का हिस्सा बना चुकी है। एक किस्म का ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है जो आपकी दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेशन है, इवन जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्होंने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। तो इस वजह से ये क्या है, किस्म का डिफैक्टो लॉ बन चुका है। जो लोग भी अब केमिकल्स में बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, वो किसी भी लेवल पर है, वो मैन्युफैक्चरर से लेके आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो सकता है या एंड यूजर हो सकता है, तो सबके ऊपर ये क्या अब लागू होता है। जी, अब यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है। हमने ओशेक को देखा, वो भी एक लॉ था, यूएस का फेडरल लॉ था। उसी तरह ये यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव जो लॉ है, इसको जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये भी जी पूरी दुनिया में एज ए रेफरेंस यूज होता है। इसको एज ए रेफरेंस यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जो आपकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है उनको कवर करता है सबको। बेसिकली जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसमें एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी पे फोकस करता है, रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट पे फोकस करता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और वेलफेयर जो है वर्कर की, उस पे वर्कर्स की जो ट्रेनिंग कॉम्पिटेंसी लेवल है उस पर फोकस करता है, उस पर क्राइटेरिया सेट करता है। देन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैटर होते हैं उनको इंकरेज करता है, क्राइटेरिया सेट करता है। इसी तरह जी आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डिफरेंट लेवल्स पर, उनको आइडेंटिफाई करता है और अकाउंटेबिलिटीज के जो क्राइटेरियाज हैं वो सेट करता है। अब जी देखते हैं रीजनल एचएससी लेजिस्लेशंस क्या होती हैं, लोकल और नेशनल लॉज रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एचएससी। अभी हमने जो की एचएससी लेजिस्लेशंस कवर की हैं उनमें से आपका ओश एक्ट और आपका जो यूरोपियन यूनियन का जो फ्रेमवर्क डायरेक्टिव है, ये दो बेसिकली रीजनल लेजिस्लेशंस ही हैं। लेकिन अब चूंकि ये पूरी दुनिया में ग्लोबली जो है एक्सेप्टेड है, प्रैक्टिस की जाती हैं, इवन डिफरेंट कंट्रीज ने जो आपका ओश एक्ट है उसको तो अपनी लेजिस्लेशंस के अंदर ऐड किया हुआ है, तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन बन चुकी है। तो ये तो इनका एक इंटरनेशनल रोल था। अब हम देखते हैं जो जिस तरह ये दो हैं और बाकी जो कंट्रीज के अपने एचएससी के लॉज हैं, वो रीजनल लेवल पर किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन, ये जो रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक होते हैं, जो आपके रीजनल एचएससी के लॉ या लेजिस्लेशन या रेगुलेशंस होती है स्पेसिफिक टू द कंट्री होती हैं, उसमें वहाँ का कल्चर और जो कस्टम्स होते हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाता है, और वो वहाँ के जो लोगों के लिए होती है वो मैंडेटरी होती है, उनको आप बाय लॉ जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ओश एक्ट है आपका, वो पूरे जो आपका यूएसए है वहां पर वो बाय लॉ क्या है, इन्फोर्सेबल है। इसी तरह जो आपका यूरोपियन यूनियन का जो डायरेक्टिव है, ये पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर बाय लॉ जो है ये फोर्सेबल है। इसी तरह आपकी एचएससी यूके एग्जेक्टिव बॉडी है, जो उनकी रेगुलेशंस है वो पूरे यूके के अंदर जो है बाय लॉ क्या होती है, इन्फोर्सेबल होती है। तो बेसिकली जो आपकी रीजनल लेजिस्लेशन होती है ये भी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को ही कर रही होती है, लेकिन जो रीजनल इन्फ्लुएंस आता है उसके अंदर आपका एक फैक्टर आ जाता है, बाय लॉ इन्फोर्समेंट। तो ये इनका एक जो एस्पेक्ट है ये एक्स्ट्रा आ जाता है। जो कि आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं वहां पर ऐसी तो कोई चीज नहीं होती जिसको आप बाय लॉ इन्फ्लुएंस इंप्लीमेंट करवा सको, लेकिन वहां पर हमने देखा कि वहां पर डिफरेंट इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई दूसरी कंट्रीज जो है इंटरनेशनल जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेती है, लीगल सिस्टम का हिस्सा बना लेती है, तो फिर वो रीजनल लेवल पर भी एप्लीकेबल होते हैं, बाय लॉ फोर्स हो सकते हैं। अदरवाइज जो आपके क्लाइंट्स इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, तो जो उनका इन्फ्लुएंस होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो होती है फिर अब वो इफेक्टिवली जो इन कवानीन को होती है इंटरनेशनल, उनको इम्प्लीमेंट करवा रही होती है, इन्फोर्स करवा रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं जी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एचएससी लेजिस्लेशन। अभी जो हमने उम्मीद करता हूँ अच्छे से एचएससी लेजिस्लेशन को कवर किया। अब उन एचएससी लेजिस्लेशन के अंदर से जो ऐसी लेजिस्लेशन या लॉ जो कि स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री होते हैं, स्पेशल लाइक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, तो ऐसी लेजिस्लेशन को आप क्या कह देते हैं कि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर्ड होती हैं, ये कवर करती हैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक हैजर्ड्स हैं या कंडीशंस हैं, उनको कवर करती हैं और फोकस करती हैं स्पेशलाइज तरीके से कि उनको कैसे हैंडल किया जा सके। और इसके अंदर जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं वो स्पेसिफिक या रेलिवेंट टू द दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती है, और उसके फॉर एग्जांपल उसके अंदर कौन से स्पेशल इक्विपमेंट्स, प्रोसेसेस या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हो सकती हैं,
और इन चीज़ों को ये क्या कर रही होती है, फोकस कर रही होती है इन डिटेल। लाइक जी ओशा का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, यूके के ऑफशोर सेफ्टी रेगुलेशंस है, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग इंडस्ट्री, इस तरह और भी बहुत सारी हैं। आईएलओ के कन्वेंशन हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ऐसी लेजिस्लेशन या स्टैंडर्ड जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को, डोमेन को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं और उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करवाते हैं, मैनेज करवाते हैं, तो उनको हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या स्टैंडर्ड्स कहते हैं। हमने टॉपिक कवर किया जिनको कंक्लूड करते हैं कि एचएससी लेजिस्लेशन हमें स्टैंडर्ड्स देती हैं, स्टैब्लिश फ्रेमवर्क्स देती हैं, ताकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। रीजनल लेजिस्लेशन जो लॉफुली इन्फोर्सेबल होती हैं, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम अपने कानून का हिस्सा बना लें तो वो भी रीजनल लेवल पर लॉफुली इन्फोर्सेबल हो जाती है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, माइनिंग को फोकस करती हैं और उनके रेलिवेंट जो स्पेशल हैजर्ड्स या कंडीशंस होती हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने में हमारी मदद करती हैं, तो ऐसी लेजिस्लेशंस को हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक कहते हैं। जितनी भी ये की लेजिस्लेशन होती है, इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी में बहुत क्रूशियल रोल होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करती हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करती हैं और अकाउंटेबिलिटी के क्राइटेरियाज को जो है वो आइडेंटिफाई करती है, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करके अपने वर्कर्स, बिजनेस और इन्वायरमेंट को किसी किस्म के नुकसान से बचा सकें। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, कवर किया हमने। उम्मीद करता हूँ जी मेरी एफर्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, हेल्पफुल होंगी, आप सीख रहे होंगे अच्छा। आपके देखने का, सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सजेशन, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। आप तो तब तक भी अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।